हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे NCERT एक्सप्रेस का तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा चुके हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। तुम लोग को ये लग रहा होगा भैया रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, NCERT एक्सप्रेस के जो शेड्यूल दिए थे वो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मुझे तुम लोग एक बात बताओ, मैं इतनी मेहनत करके देखो पहले हाईलाइट करवाता हूँ, ठीक है, सारे PYQ मेंशन करवाता हूँ, जितनी चीज़ें हो सकती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें सब बताता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ। 8 से 9 घंटे आराम से जाते हैं, कोई दो राय नहीं, इतने घंटे आराम से आते हैं। तो जब मैं इतना टाइम लगा के ये कर सकता हूँ तो उनसे बोलता हूँ 1 मिनट का टाइम लगा के तुमको लाइक नहीं किया जाता, कमेंट नहीं किया जाता, शेयर नहीं किया जाता। वीडियो डालता हूँ 300-400 लोग देखते हो उसको, 2 दिन 3 दिन बाद वो जाके 1.5K पे पहुँचती है। तो जब 2-3 दिन हो जाते हैं तो मैं डालता हूँ। फिर क्या करूँ, जब तुम लोग इतना नहीं कर सकते हो तो मैं यार कितना करूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलो केमिकल काइनेटिक्स एटलीस्ट यार लाइक कमेंट तो कर दिया करो यार, क्या जाता है यार, वीडियो देख रहे हो, लाइक कमेंट करने में क्या जाता है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। चलो देखो केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं इसलिए हैं टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रेडिक्टेड बाई थर्मोडाइनमिक्स। रिएक्शन विद डेल्टा जी इज लेस देन जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फिजिबल। मतलब जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तब हमारा क्या होता है, फिजिबल होता है, कोई भी रिएक्शन फिजिबल होता है। ठीक। दूसरा, एक्सटेंड टू बीच ए केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक। और स्पीड ऑफ रिएक्शन टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू द रीच द इक्विलिब्रियम। इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं तो 3 एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या होता है कि हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, फिजिबल है कि नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी जो है लेस देन जीरो देख लेते हैं, अगर है तो फिजिबल है। ठीक। दूसरा हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है किधर इक्विलिब्रियम में जाएगा कि नहीं जाएगा, दूसरा स्टेप हुआ। तीसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब कितना टाइम लग रहा है। तो ये 3 चीज़ हमको किसी भी रिएक्शन को पढ़ने से पहले जानना पड़ता है। ठीक। तो ये पहला लाइन कवर हो गया हमारा। उसके बाद देखो ये लाइन लिखी हुई है कि द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, तो काइनेसिस का मतलब मूवमेंट। ठीक। थर्मोडायनेमिक्स हमें केवल ये बताता है कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हमको क्या बताता है कि किस रेट से होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स हमको फिजिबिलिटी के बारे में बताता है और केमिकल काइनेटिक्स हमको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। ठीक। आगे बढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक डाटा इंडिकेट करता है कि डायमंड सेल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिक डाटा बोलता है कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में कन्वर्जन रेट इतना स्लो होता है कि ये चेंज ही नहीं हो पाता। किसी घर में डायमंड है तो अभी भी डायमंड ही होगा, ग्रेफाइट नहीं बन गया होगा वो। ठीक है। तो ये कितना स्लो हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, उसके बारे में कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स बताता है। ठीक। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। ठीक। यहाँ देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कह रहा है कुछ रिएक्शन जैसे आयनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर्स इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। कह रहा है कुछ रिएक्शन बहुत ही तगड़े होते हैं, मतलब जैसे तुमने डाला तुरंत हो जाएंगे। जैसे तुमने सोडियम को पानी में फेंका तुरंत देखते हो आग लग जाती है, तो वही सेम कंडीशन है। फास्ट रिएक्शन हुआ ना, वो भी ऐसे ही बोला कि सिल्वर क्लोराइड जो है तुरंत PPT बना लेता है जब एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 और NaCl को जब हम लोग मिक्स करते हैं, तो मतलब ये फास्ट रिएक्शन है। ठीक। ऑन द अदर हैंड कह रहा है कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत ही स्लो हमारा रस्टिंग होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर होता है। आल्सो देयर आर रिएक्शन लाइक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विच प्रोसीड विद ए मॉडरेट स्पीड। अगर तुमसे यहाँ पूछना होगा तो तुमसे पूछ लेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि बताओ इसमें से कौन सा रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन है। तो मॉडरेट रिएक्शन में तुम्हारे पास 2 चीज़ एग्जाम्पल दी हुई है, इन्हीं दोनों में से कोई एक पूछेगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ठीक। आगे बढ़ो। कह रहा है द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब कितना रिएक्टेंट, देखो ये ए है, ये बी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, कितना रेट इसमें चेंज हो रहा है, मतलब ये कितना घट रहा है और ये कितना बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये डिटरमाइन करता है। ठीक है। तो देखो लिखा भी है द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे मान लो ए है, बी है, देर आर C+D, तो ये घटे या ये घटे, मतलब ये घटेगा तभी तो ये बनेगा, मतलब रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे है, ठीक, ऐसे तो बनेगा नहीं। ये रिएक्टेंट था, ये जीरो था, ये जीरो था, ये रिएक्टेंट था, अब रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा तभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा यार, तो वही चीज़ कह रहा है। ठीक है।
या द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट कह रहा है घटे या प्रोडक्ट बढ़े, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन वहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ जो आर होता है वो होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपन टाइम टेकन, मतलब कि ये जो रिएक्टेंट घटता है उसका रेट क्या होता है, कितना घट रहा है अपन टाइम टेकन, मतलब आर बाई टी, ठीक है। तो उसी को हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि अगर मान लो लिखा हुआ 2a, तो जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखोगे तो रेट यहाँ पे लिखोगे और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन 2 लिख दोगे, ठीक है। इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आर बाई टी हो जाएगा, ठीक। और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा, तो कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ रहा है अपन टी, सिंपल सी बात है। सिंस डेल्टा आर इज ए निगेटिव क्वांटिटी, डेल्टा आर कैसा है, निगेटिव क्वांटिटी है। एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, इट इज मल्टीप्लाइड विद -1 टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब सिंपल से कह रहा है कि कभी भी मान लो लिखना हो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो तुम लिखोगे डी ए बाई डी टी, लेकिन रखोगे माइनस में, क्यों, क्योंकि ये घट रहा है, बी भी घट रहा होगा, रिएक्टेंट है, लिखोगे इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, लेकिन माइनस में, इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी माइनस की प्लस, तो प्लस में, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी प्लस में, ठीक है। तो मतलब रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव का साइन लगा देना और प्रोडक्ट के आगे कोई साइन मत लगाना, ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। ये देखो इंस्टेंटेनियस रेट बता रहा है और ये एवरेज रेट बता रहा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर टाइम पे, तो जैसे यहाँ पे लिखो माइनस डेल्टा आर बाई टी, क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी माइनस स्लोप, मतलब जब आर इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो तुम स्लोप का नेगेटिव निकाल देना, ठीक है। तो तुमसे ग्राफ भी पूछ सकता है, पूछेगा बताओ आर इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होगा, तो माइनस में डी आर बाई डी टी, माइनस में डी आर, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप, ठीक। अगर तुमसे एवरेज पूछेगा तो तुम घटा देना, मतलब मान लो पहले ए था अब बी में गया, तो मान लो पहले 10 था अब 5 हो गया, सपोज दैट ऐसे कह रहा हूँ, तो क्या करोगे, P2 में से P1 घटाओ, मतलब B में से A को घटाओ, तो 5 माइनस 10 अपन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा P बाई डेल्टा टी, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो स्लोप निकालना, ठीक है, निगेटिव का स्लोप। एवरेज अगर पूछेगा तो कुछ मत करना, बस उसको एवरेज, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हो ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, V2 माइनस V1 हो जाता है, ऐसे तो निकालते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या करोगे, जो भी डाटा दिया रहेगा फाइनल में से इनिशियल घटा के, मतलब चेंज इन उस डाटा का चेंज अपन चेंज इन टाइम, ठीक है। आगे बढ़ो। यूनिट क्या होता है, यूनिट जो होता है, इफ द कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड देन यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट का यूनिट क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि यूनिट ऑफ द रेट आर कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, लेकिन अगर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक। हाउएवर इन गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन में पार्शियल प्रेशर में बात होता है तो उसमें हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड, ठीक। तो रेट का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन पर टाइम, मतलब कंसंट्रेशन अपान टाइम होगा। तो कंसंट्रेशन को अगर तुम मोल पर लीटर लिख रहे हो तो टाइम को टी लिखो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर की बात, गैसियस फेज में प्रेशर, तो अगर गैसियस पूछेगा तो तुमको एटीएम पर सेकेंड मारना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले ये तुमको कुछ डिटेल है वीडियोस की, वो मैं डाल देता हूँ, देख लेना तुम लोग, ठीक है। आई होप कि तुमने वीडियो देख ली होगी, ठीक है। तो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री 20 ओवर में कंप्लीट हम लोगों ने करवा दी थी। तो एनसीईआरटी एक्सप्रेस देखने के बाद वही सेम चैप्टर यहाँ से कर लेना, उसके बाहर कुछ है नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लगता है यार, बार बार कहलवाते हो तुम लोग, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देखो आगे आ जाओ, अब इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, कह रहा है टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम बी डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब कि रेट का पर्टिकुलर मोमेंट पे, मैंने बोला ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, किसी ड्यूरेशन में चाहिए तो टाइम इंटरवल में चाहिए तो एवरेज निकालते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ देखो, फॉर ए गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल pressure of the species, hence rate of the reaction can be expressed as rate of change in the partial pressure of the reactant or the product। ये सिंपल सी बात है, तुमको समझ में आ रही हो। क्या कह रहा है कि किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेसीज के, ठीक है। इसलिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इजिली निकाल सकते हैं, बस इतना कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह तो सब अवतार स्टेज में करा दिया, वो देखना, वो 20 घंटे वाली जो प्ले लिस्ट है, ठीक।
अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला फैक्टर होता है रेट ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो कह रहा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर में डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और द मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सही बात है, रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में घट रही है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो तुमसे पूछ सकता है कि रेट लॉ में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? केवल रिएक्टेंट को लिखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को रेट लॉ में नहीं लिखा जाता। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जब लिखते हैं तो उसको रेट लॉ बोलते हैं। इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, ये एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होता है, और इसको हम लोग रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। डिपेंड करेगा दोनों पे, डिपेंड करेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों पे, लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, रेट लॉ जब लिखोगे तो केवल रिएक्टेंट के लिए लिखोगे, ठीक है। जैसे होता है ना, ए है बी, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो ऐसे ही लिखते हो ना रेट लॉ। क्या हो जाएगा? के ए इंटू बी, यही तो लिखते हो। के तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, ए इंटू बी रिएक्टेंट तुम्हारा। तो केवल रिएक्टेंट के बारे में ही लिखते हैं। उसके बाद लिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए फिर से लिखा ना, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछेगा, देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछेगा किसी भी टेम्परेचर पे, तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे भी। लेकिन अगर कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, किस पे डिपेंड करता है? देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रेट लॉ लिख दिया उसने, रेट लॉ के टर्म में लिख दिया, तो रिएक्टेंट बस टिक करना है, ठीक। जैसे देखो ये ए है, बी बी, सी सी और डी डी। तो रेट क्या लिखोगे? रेट लिखोगे ए पे पावर जो इसका कोफिशिएंट रहेगा, प्लस बी पे पावर जो इसका कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेट तुम्हारा होगा के ए पे पावर ए एक्स बी वाई, ठीक है, और डी आर बाई डी टी। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो ये जो एक्सपोनेंट है एक्स और वाई ना, वो ए भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो, ए के बराबर ना भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो ए लिखा है और बी भी लिखा हुआ है, तो तुम रेट जब लिखोगे तो ए पे पावर ए प्लस बी पे पावर बी लिख देगा कि बताओ ये हमेशा सही होता है क्या? तुमको बोलोगे नहीं, हमेशा सही नहीं होता है। ये जो ए बी है वो हो सकता है सेम भी हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है। देखो लिखा भी है कि वेयर एक्सपोनेंट, देखो लिखा है, एनसीईआरटी बहुत डीपली पूछती है। अगर डीपली पूछेगी तो हालत खराब कर देगी बच्चों की। एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए एंड बी ऑफ द रिएक्टेंट। देखे एनसीईआरटी लिख रही है, वो तुम्हें दिखा देंगे सब लास्ट में। देखो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो एनसीईआरटी, और पेपर हो सकता है केमिस्ट्री का अच्छा भी है, तो ऐसे पढ़ो कि सब क्लियर होता चले, ठीक। तो रेट लिख दोगे, के लिखते हैं ए एक्स बी वाई। के हमारा क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, ठीक। द इक्वेशन लाइक विच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग रेट लॉ या रेट और रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये रेट है, ये रिएक्टेंट है, और ये रेट कांस्टेंट है, ठीक। Thus, rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term rise to some power। मतलब मोलर कंसंट्रेशन में देंगे, हर एक टर्म में कुछ पावर होगा, और ये जो पावर होता है इसी को ऐड कर दोगे तो ऑर्डर बन जाता है। ये भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। बिच में और मे नॉट बी, देखो लिख रहा है फिर से, बिच में और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन में वो हो सकता है सेम भी हो स्टोइकोमेट्रिक, हो सकता है सेम ना भी हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ देखो कह रहा है रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मतलब हम लोग थ्योरेटिकली, मान लो कोई रिएक्शन लिखा है ए और बी, ठीक है, तो हम लोग रेट लॉ ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कि ए और बी का ऐसे रेट लॉ, मतलब पावर वन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऐसे नहीं बता सकते। हमको एक्सपेरिमेंटली ध्यान निकालना पड़ता है, ठीक है। तो तुम जब भी देखना पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा होगा तो एक्सपेरिमेंटली दिया होगा, पहले ए दिया होगा, फिर मान लो 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ये बी दिया है, सी दिया है, डी दिया, ऐसे करके क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। दिखा रहा हूँ, ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुमको, ठीक है। अभी आगे देखो ऐसे तुमको डाटा देके लिखा होगा, रेट लॉ लिखा हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन 2 का दिया होगा, तीसरे का पूछेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। लेकिन मैं तुमको एक्सपेरिमेंटली नहीं बताऊंगा, मैं ट्रिक बता दूंगा, सारे रेट लॉ ऑर्डर वगैरह सब तुम वहीं से निकाल दोगे, ठीक। बता चुका हूँ, अवतार सीरीज में जाकर देख सकते हो, 30 मिनट वाली सीरीज में, ठीक। देखो आगे ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो रेट तुमने लिख दिया के ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई। तो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? दोनों जोड़ दो, एक्स प्लस वाई को। तो सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है ना एक्स प्लस वाई,
वही हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक, तो द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर होता है उन दोनों को जोड़ दो, जैसे मान लो एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई हमारा क्या ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही है एनसीईआरटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3 हो सकती है, इवन ए फ्रैक्शन भी हो सकती है। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक, तो ऑर्डर में केवल रिएक्टेंट के पावर को जोड़ते हैं, प्रोडक्ट के पावर नहीं जोड़ते हैं। रिएक्टेंट के पावर को जोड़ दो तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक, जैसे हाफ है 3/2, जोड़ दो दोनों को, हाफ 3/2 हो गया तुम्हारा। ये 3/2 और -1 है, 3/2 और प्लस -1 जोड़ दो दोनों को, तुम देखो 1/2 आ गया, हाफ ऑर्डर हो गया। ठीक, उसके बाद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, जो वन स्टेप में रिएक्शन उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन जो कई सारे एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कई सारे स्टेप में होता है जो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये तो सबको पता था। ठीक, ये देखो नोट पॉइंट मैंने क्या लिखवा रखा है, रेट ऑफ एवरी रिएक्शन इंक्रीज विथ टेम्परेचर। रिएक्शन कैसा भी हो उसका रेट अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो रेट ऑफ एवरी रिएक्शन इंक्रीज विद द टेम्परेचर। ठीक, अब देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो देखो के आर इज इक्वल टू के ए इंटू बी था। ठीक, ये रेट कांस्टेंट था तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपान आर हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर लोगे, देखो यहाँ पे आ गया ना रेट अपान के एक्स बी वाई, तो कंसंट्रेशन हो गया। रेट का क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और इसका भी हो जाएगा 1 कंसंट्रेशन इंटू एन। मतलब जब टोटल सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ऐसे तुम्हारे पास अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। मतलब अलग अलग ऑर्डर की अलग अलग रेट कांस्टेंट की तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या याद रखना है, बस एक याद रखना है, जैसे तुम्हें याद क्या रखना है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। क्या याद रखना है, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। उसने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर का बताओ, तो इसमें तुम बस 1 रख दो, n की जगह 1 रख दो। तो देखो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर 1 - 1, n की जगह 1 रख दिया, और S1, तो ये 1 - 1 0 हो गया, मतलब ये पूरा क्या होगा 1 हो गया। तो पर सेकेंड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड होगा। ठीक, उसने बोला कि जीरो ऑर्डर का बताओ, तो जीरो ऑर्डर में क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर 1 - n की जगह 0 रखा पर सेकेंड, 1 - 0 1 ही हो गया, तो क्या हो गया पूरा मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो जीरो ऑर्डर का। उसने बोला सेकेंड ऑर्डर का बताओ, तो 2 रख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकेंड। तो 1 - 2 मतलब -1 हो गया, तो -1 हुआ तो क्या हो गया, मोल पे -1, लीटर पे -1 इंटू -1, लीटर पे +1, और ये पर सेकेंड, यानी मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। 3 रखना है, 4 रखना है, जो भी रखना है पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर गैसियस रिएक्शन है वहाँ पे पूछ रहा है बताओ रेट कांस्टेंट का यूनिट, तो एटीएम पे 1 - 1 पर सेकेंड कर देना। जो भी तुमको पुट करना पुट करो, सारा याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पुट करो, आंसर निकालो। 2, 3, 4, 5 जितने ऑर्डर का पूछ लेगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, रेट ऑफ रिएक्शन रेडिएशन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन पूछेगा रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहली चीज़ ध्यान रखना कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। चाहे रिएक्टेंट 5 बढ़ाओ, 10 बढ़ाओ, 20 बढ़ाओ, ये जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, लेकिन रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा। रेट कांस्टेंट केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, और कैटलिस्ट पे। रिएक्टेंट किस कैटेगरी का है उस पर डिपेंड करेगा, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना तुम्हें। ठीक, तो टेम्परेचर, नेचर और कैटलिस्ट पे ये खत्म हुआ। आगे देखो मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड मॉलिकुलरिटी। मतलब कितने, मतलब एलिमेंट जो है, जैसे ए है और बी है, मिलकर C+D बना दिए, तो ए और बी कितने हैं, ये मॉलिकुलरिटी हो गया। एक ये है, एक ये है, 2 हो गए। मान लो A+2 भी है, तो एक और ये 2, 3 हो गया, तो मॉलिकुलरिटी कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब जितने एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं सबको जोड़ दो, मॉलिकुलरिटी हो जाएगा। ठीक, और मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, पहली चीज़। ओनली इंटीजर वैल्यू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे मान लो 1 है और ये 2 है, जोड़ोगे तो 1 + 2 3 आएगा, तो ओनली इंटीजर वैल्यू होगा।
ये कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी का प्रेडिक्शन कभी भी जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा। और मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा, मतलब 3 एलिमेंट से ज़्यादा अगर कभी कंबाइन कर रहे हैं तो बहुत ही रेयर होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है, एनसीईआरटी की ही लाइन है ये भी, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, द रिएक्शन कैन बी यूनिमॉलिक्यूलर, जब एक स्पीशीज रिएक्ट करेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जैसे यहाँ पे देखो अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दिया तो ये तुम्हारा बन गया, देखो एक ही मॉलिक्यूल तो था जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो यूनिमॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर में 2 मॉलिक्यूल रहते हैं, जैसे 2 चाहिए, देखो बाई मॉलिक्यूलर, इसको हीट कर दिया ये बन गया। ट्राई मॉलिक्यूलर में 3 रहते हैं, 2 ये और 1 ये, 3 हो गया, 2 मिलके 3 ये बना दिए, समझ गए ना, यूनि बाई ट्राई, 1 2 3, ठीक। अब देखो जैसे KClO3 6FeSO4 H2SO4 ये इतना 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 है, ठीक। अब तुमने जोड़ा इसको, 1 ये 6 ये 3 ये, 1 6 7 3 10, कहोगे इसका 10 है, इसकी मॉलिक्युलरिटी 10 है, लेकिन तुमको भी बताया हूँ कि मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 बहुत रेयर होती है। तो 10th ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में 2nd ऑर्डर रिएक्शन, देखो क्या लिखा है, ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। ये 10th ऑर्डर तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में 2nd ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक। और ये शो कर रहा है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप, ये बता रहा है कि ये जो रिएक्शन था एक ही स्टेप में नहीं हुआ था, कई सारे स्टेप में हुआ था, ठीक है। सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब कि अगर सपोज 4-5 स्टेप में हुआ है तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा ना वही रेट ऑफ रिएक्शन, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्या लिखेंगे, मॉलिक्युलरिटी क्या, उसी के अकॉर्डिंग उसका सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। मतलब कह रहा है कि ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ROR जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है, कंट्रोल होता है किससे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। देखो रेट ऑफ रिएक्शन 2 चीज़ें डिपेंड करता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो और अरेंजमेंट जो उसकी, मतलब जो ओरिएंटेशन है वो भी सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए ना, तब जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। यहाँ देखो लिख रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी था, 0 हो सकता था, फ्रैक्शन हो सकता था, लेकिन मॉलिक्युलरिटी जो है 0 और नॉन इंटीजर नहीं हो सकती कभी भी। और मॉलिक्युलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ऊपर बताया ना थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल है। ऑर्डर एप्लीकेबल होता है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों पे, लेकिन मॉलिक्युलरिटी केवल कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन पे होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे नहीं होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन पे होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स पे नहीं होता है। देखो क्या लिखा है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, वो भी ऊपर लिखवाया था ना मैंने, वही सेम चीज़ है, ठीक। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 बहुत ही रेयर होती है, ठीक। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक ही स्टेप में तो फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा नहीं, और मॉलिक्युलरिटी उसके इक्वल टू ऑर्डर हो जाएगी, जैसे रेट इक्वल टू के है, एक ही स्टेप में हुआ KA, तो इसका जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो जैसे एक ही था और ऑर्डर भी इसका 1 होगा, तो मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर के बराबर हो जाती है, ठीक है। और 0 ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकते, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना कि 0 ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर भी एलिमेंट्री, कभी एलिमेंट्री हो नहीं सकता 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, बताया हूँ ऑर्डर सबसे स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं, और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज द सेम एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तुम्हें याद कर लेना है, ठीक। 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो तुमको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से हटा दिया गया था ना, वहाँ पे न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से वहाँ हटा दिया गया, तो यहाँ पे तो दिया हुआ ना, यहाँ अच्छे से पढ़ लो। 0 ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द 0 पावर, मतलब 0 पावर के कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट पे है 0 पावर, मतलब कि जब 0 पावर है मतलब डिपेंड ही नहीं करेगा, आगे बताया था ना मैंने, 0 ऑर्डर वाला डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है। ये कुछ इक्वेशन बनेंगी, तो अगर तुमसे T½ पूछेगा 0 ऑर्डर का, तो T½ क्या होता है, A0/2K होता है, और T 100% पूछेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे 50% अगर ये है तो 100% इंटू 2 कर देंगे तो A0/K हो जाएगा, ठीक है। तो T½ पूछा तो A0/K, और T 100% पूछा तो A0/K कर देंगे, ठीक है। और AT इक्वल टू A0 - KT होता है। AT मतलब कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में किसी कंसंट्रेशन, मान लो 5 सेकंड बाद कितना कंसंट्रेशन बचेगा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 - K इंटू T, के हमारा क्या रेट कांस्टेंट है, T हमारा टाइम है, तो AT इक्वल टू A0 - KT हो जाएगा, ठीक। अब इससे तुमको ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा C - mx, तो C माइनस यानी कि -mx + C का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा, तो देखो ऐसे है, ठीक है। तो स्लोप इसमें क्या है, स्लोप इसमें क्या है, K है, -K, ठीक है। तो स्लोप तुम्हारा हो जाएगा क्या, -K हो गया, ठीक। और ये हमारा C क्या है, A0 है, तो ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखना कि AT 0 ऑर्डर रिएक्शन में AT इक्वल टू होता है A0 - KT, फर्स्ट ऑर्डर में अलग चीज़ होती है बता रहा हूँ, ठीक है। तो
तो एक्स इजकल टू के टी मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट चेंजेस इन प्रोडक्ट। अगर पूछेगा कि बताओ इसमें कितना अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो के इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे अगर के भी पूछेगा तुम लगा दोगे डेल्टा आर नॉट माइनस आर अपन टी। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और एग्जाम्पल याद कर लो, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस। मतलब डिकम्पोजिशन जो गैसियस अमोनिया का होता है हॉट प्लेटिनम सरफेस पे, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर ध्यान रखना, हाई प्रेशर पे। ठीक है, आगे बढ़ो। थर्मल डिकम्पोजिशन है पहचानी उन गोल्ड, देख रहे हो जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाले ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, डिफरेंशियल जब रेट इक्वेशन लिखेंगे तो लिख देंगे रेट इजकल टू के पे पावर 1। जीरो में क्या था, रेट इजकल टू के पे पावर 0 था, मतलब इसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा था, इसमें डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ठीक, टी हाफ अगर इसका पूछेगा तो 0.693 बाई के मतलब रेट कांस्टेंट, या इसी को तुम ln2 बाई के, ln2 की वैल्यू होती है 0.693, और लॉग में पूछेगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, 2.303 लॉग बेस 10 इंटू 2 अपॉन के। ठीक है, टी हाफ हो गई। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कि जो टी हाफ होती है वो डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रही होगी, बता रहा हूँ क्या, देखो अभी मैंने बोला कि ये डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन में, वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन ये बाबू टी हाफ में कहीं पे कंसंट्रेशन आ रहा है क्या, कहीं पे कंसंट्रेशन ही नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की जो टी हाफ होगी वो डिपेंड ही नहीं करेगी इनिशियल कंसंट्रेशन पे, वाइल जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन क्या था, जीरो ऑर्डर का टी हाफ क्या था, A0/2 के, मतलब एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करी थी। मतलब कि देखो अब ध्यान सुनो, जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और टी हाफ डिपेंड करेगी इनिशियल कंसंट्रेशन पे, क्योंकि A0/2 के होता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा और टी हाफ डिपेंड नहीं करेगी, मतलब उल्टा चलता है दोनों का। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। यहाँ से के इजकल टू हो जाएगा 1/T ln R0/R, मतलब कितना R0/R था। अब आगे बढ़ जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा R इजकल टू R0 e पे पावर माइनस के टी। जब इसको तुम सॉल्व करवाओगे तो के इजकल टू हो जाएगा क्या, मतलब इक्वेशन याद रखना, कभी अगर ऐसे इक्वेशन पूछ लिया तो इसको ध्यान रखना तुम्हें। जब लॉग वगैरह ले लोगे तो के इजकल टू हो जाएगा 2.303/T log R0/R, मतलब R0 क्या है जो इनिशियल था, और R हमारा फाइनल नहीं है, कितना बचा हुआ है। जैसे मान लो 100 से 75 हो गया तो कितना बचा, 25 बचा, तो 75 नहीं मारेंगे, 25 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, R रिमेनिंग है। ठीक है, के इजकल टू 2.303/T log R0/R इनिशियल है, रिमेनिंग है। ठीक है, तो log R0/R इजकल टू के टी अपन 2.303। ठीक, जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे, भी दिखा रहा हूँ ग्राफ में, ग्राफ बनाया हूँ, ये देखो ग्राफ। ठीक है, ये कहाँ गया, ये ग्राफ देखो, यही था ना, log R0/R इजकल टू के टी अपन 2.303। तो जब log R0 वर्सेज R, ये y हो गया, ये mx हो गया, तो स्लोप इसका देखो क्या बन रहा है, k अपन 2.303। देखो स्लोप क्या बना, k अपन 2.303, ये log वाला है। ln में अगर बनेगा तो ये हटा दो 2.303, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ स्लोप हो जाएगा। सिंपल सी बात है, k की वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ स्लोप हो जाएगा। ठीक, ऐसे बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ln वाला, ये देखो R इजकल टू R0 e पर माइनस के टी, और ln वाला और ऊपर बनाओगे के टी इजकल टू ln R0/R। ठीक है, तो अगर ln वाला ग्राफ बनाओगे तुम ln R0 वाला, तो ग्राफ ऐसे बनेगी, मतलब माइनस mx वाली बनेगी। ठीक है, ठीक है, माइनस ऊपर बताया था ना, ऐसे घटेगी। ठीक है, तो माइनस ऑफ स्लोप बनेगी, लेकिन वही लॉग में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और के अपन 2.303 हो जाएगी। इसका तुम्हें ध्यान रखना है, इसको याद कर लो, जो भी ग्राफ है ना सब याद कर लो। ठीक, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन, जो इथिन का जो हाइड्रोजनेशन करते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल जितने भी रेडियोएक्टिव डी के होते हैं सारे के सारे हमारे अनस्टेबल होते हैं, और सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना तुम्हें, ये लाइन का। टी हाफ जो होती है वो डायरेक्टली अपोज टू A0 1 अपन A0 और n-1, तो उल्टा करोगे तो A0 1 - n हो जाएगा। मतलब किसी की भी टी हाफ निकालनी हो तो A0 1 - n कर देना। जैसे मान लो जीरो ऑर्डर किया तो टी हाफ देखो डायरेक्टली अपोज टू A0 1 - 0, मतलब टी हाफ डायरेक्टली अपोज टू क्या होगा, A0 हो गया। तो हो ही गया यार टी हाफ का। देखो यार, मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जीरो ऑर्डर निकालनी है। ठीक, तो मैं लिखूँगा A0 1 - 0, तो क्या बचेगा, A0 ही बचेगा। तुमको मालूम ही पहले से टी हाफ क्या होती है, A0/2 के, जीरो ऑर्डर की, तो देखो A0 हो गया। अब मान लो फर्स्ट ऑर्डर का निकालना, तो मैं लिखूंगा A0 1 - 1, तो A0 पे पावर 0, मतलब डिपेंड ही नहीं करेगी। ठीक,
मान लो सेकेंड ऑर्डर का निकालना, तो मैं लिखूंगा ए नॉट 1 माइनस 2, मतलब ए नॉट पावर -1, मतलब ए नॉट पावर -1 के प्रोपोर्शनल में होगी। ठीक है, तो ये याद रखना ध्यान से। ठीक, ये दोनों ग्राफ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम देंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 N2O, वो भी हमारे क्या है, डिकम्पोजिशन जो N2O5 N2O का है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हमारा होता है। ठीक, के का वैल्यू अगर प्रेशर के फॉर्म में पूछेगा तो 2.303/T log P इनिशियल बाई PA, इसको याद रखना नीचे वाले को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2.303/T log P इनिशियल अपन 2 P इनिशियल माइनस P एट एनी टाइम, ये तुमको डायरेक्ट पूछ लेगा। जो क्वेश्चन दिया हो ना, ये भी इसी से डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो बस फॉर्मूला याद रखो, के का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रेशर के टर्म में 2.303/T log P इनिशियल अपन 2 P इनिशियल माइनस P एट एनी टाइम T। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पहले ही बता चुका हूँ। टी हाफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर का R0/2 के होता है, और फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 के अपन के होता है, ln2/k बोल सकते हो इसी को, या 2.303 log base 10 इंटू अपन के बोल सकते हो। ये भी पहले बता चुका हूँ। ये बताया कि ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, जीरो ऑर्डर वाला, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे देखो हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए बोला ना, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रेडली कैलकुलेटेड इक्वेशन से, और जीरो ऑर्डर के लिए डिपेंडेंट है। देखो R0/2 के है ना, डिपेंड करता है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है R0 के, क्योंकि फॉर्मूला होता है 0.693/K, तो यहाँ पे फॉर्मूला में कहीं पे आता ही नहीं रिएक्टेंट। ठीक, तो ये तुमको दिया हुआ है। ठीक है, ये तुमको ऊपर पूरा पढ़ाया जा चुका है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का यही सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कि एलन देखो, एलन आर वर्सेस टी का, एलन आर वर्सेस टी का ग्राफ बना हुआ तो कैसे बनेगा। ठीक है, ये इसका होता है AT इक्वल टू, मैंने बोला था ना AT इक्वल टू क्या होता है A0 माइनस, वो ऊपर बताया था मैंने जो जीरो ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए R इक्वल टू R0 e पावर माइनस KT, दोनों इक्वेशन अलग अलग है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड ला दोनों के अलग अलग, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये सब तुमको बता ही दिया, टाइम वगैरह सब। टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख लो, म्यू इक्वल टू टेम्परेचर डिपेंडेंसी म्यू से दिखाते हैं। म्यू इक्वल टू होता है KT प्लस 10/KT इक्वल टू 2 to 3, 2 to 3 के रेंज में आता है। तो R2/R1 इक्वल टू हो जाएगा K2/K, और म्यू इक्वल टू डेल्टा T/T। बोलेगा कि पहले 100 था, अब 200 हो गया, डेल्टा T कितना हो गया, 100 हो गया, 100/10 कर दो, कितना हो गया, 100/10 कितना हुआ, 10। लेकिन 10 तो होता ही नहीं है भाई, 2 से 3 तक ही होता है ना, छोटा मोटा बढ़ेगा। जैसे बोलेगा तो पहले 20 था, अब 30 हो गया, तो 10 कितना बढ़ गया, 10 बढ़ा, 10/10 मतलब 1 आ गया, मतलब कि म्यू लगभग सेम ही है। मान लो पहले 20 था, अब 40 हो गया, PYQ में पूछा है तो 2 गुना बढ़ा, मतलब 20 हुआ, 20/10 मतलब 2, मतलब म्यू पावर 2 हो गया। मतलब अगर 4 था तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। ये PYQ करोगे तो फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवतार में बहुत अच्छे से इसको समझाया था मैंने। ठीक है, आगे बढ़ो। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, जीरो पढ़ा, अब सूडो पढ़ो। ठीक है, देखो तो अगला हमारा टॉपिक क्या था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले तुमने पढ़ा जीरो, फिर पढ़ा फर्स्ट, अब हो गया सूडो फर्स्ट, मतलब फर्स्ट है लेकिन सूडो है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर उसका 1 है लेकिन मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 1 होगा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहचान क्या है, ऑर्डर 1 होगा लेकिन मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। तुमने ऊपर पढ़ लिया क्या होता है एग्जाम्पल, देखो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब इन्वर्जन ऑफ केन शुगर पूछेगा तो क्या होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरफ फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन अल्कलाइन मीडियम रहेगा तो सेकेंड ऑर्डर की तरह काम करेगा, तो मॉलिक्युलरिटी सेकेंड होती है। ठीक, तो अगर एसिडिक मीडियम में है तो तुम्हारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर अल्कलाइन में है तो वो सेकेंड ऑर्डर होती है, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक, और ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यूज्ड। ठीक है, कितना एसिड यूज हुआ इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे। देखो कह रहा है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री लिखा है। ठीक है, द रेट कांस्टेंट नियरली डबल, मतलब कि अगर हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं
तो जो रेट कांस्टेंट है वो 2 गुना हो जाता है। रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर पे, ठीक है, लेकिन रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में बताया था आर्नियस इक्वेशन ने, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई डच केमिस्ट, एक डच केमिस्ट है J.H. वांटहॉफ, बट स्वेडिश केमिस्ट आर्नियस प्रोवाइडेड इस फिजिकल जस्टिफिकेशन इंटरप्रिटेशन। का मतलब हुआ अगर तुमसे पूछेगा कि हु डिस्कवर्ड, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में किसने प्रपोज किया, तो तुमको लिखना पड़ेगा J.H. वांटहॉफ, ठीक। लेकिन अगर उसने बोला कि फिजिकल जस्टिफिकेशन किसने दिया और इंटरप्रिटेशन के बारे में किसने दिया, तो तुमको लिखना पड़ेगा क्या, स्वीडिश साइंटिस्ट आर्नियस, ठीक है। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। तो प्रपोज पूछ रहा है कि कौन उसने फिजिकल जस्टिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन के बारे में फॉर्मूले वगैरह किसने बताया, वो पूछ रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखना। फॉर्मूले वगैरह किसने बताया, आर्नियस ने। प्रपोज किसने किया, J.H. वांटहॉफ ने, ठीक। K इक्वल टू होता है AE⁻⁻EA/RT, ठीक है, जहाँ पे A तुम्हारा क्या है, आर्नियस फैक्टर, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। 3 नाम होता है, तीनों नाम ध्यान रखना। ये कांस्टेंट स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। और R हमारा गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। अगर कैलोरी में दिया हुआ है तो 2 कैलोरी पुट करेंगे R के वैल्यू, और अगर एनर्जी की वैल्यू जूल में दी हुई है एक्टिवेशन एनर्जी की, तो 25/3 या 8.314 पुट करोगे, ठीक है। 25/3 8.314, ठीक है, दोनों में से कोई पुट करोगे अगर जूल में दिया है तो, ठीक। और ये क्या है, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है जो जूल पर मोल में नापते हैं, ठीक। अब देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं E⁻⁻EA/RT अगर इतने टर्म को लूँगा तो इसको बोलते हैं लोग बोल्जमान फैक्टर। क्या बोलते हैं, बोल्जमान फैक्टर। और किसके बराबर होगा, K/A। ए को इधर भेज दो ना, तो K/A किसके बराबर होगा, E⁻⁻EA/RT। और यही वो K/A है, मतलब यही वो वैल्यू है E⁻⁻EA/RT जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो पूछेगा बताओ कितना फ्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल का हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। तुमको ये टिक करना पड़ेगा K/A इक्वल टू E⁻⁻EA/RT, इसको हम लोग बोल्जमान फैक्टर बोलते हैं, ठीक। अब देखो आर्नियस के अकॉर्डिंग द रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। आर्नियस बोला कि अगर H2 और I2 रिएक्ट कर रहे हैं एक साथ तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा, ठीक है, और ये बहुत कम समय के लिए होगा और ब्रेकअप हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड में, ठीक। मतलब आर्नियस बोला बीच में इंटरमीडिएट बनेगा जो टूट जाएगा और स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक। तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रहा है ना, जो इंटरमीडिएट को बनाने में लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे देखो इस ग्राफ में H2I2 है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे इस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और फिर आकर अपना प्रोडक्ट बना लिया, ठीक। ये तुम्हारा ग्राफ है। सो द फाइनल इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो इंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखो लुडविग बोल्जमान और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, मतलब बोल्जमान और मैक्सवेल ने अकॉर्डिंग टू देम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में बी डिस्क्राइब बाई प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल Ni अपॉन Nt विद गिविंग ए काइनेटिक एनर्जी E वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एक काइनेटिक एनर्जी बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो ग्राफ बन के ऐसे आया, ठीक। उसके बाद इन्होंने बोला जो पीक ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड करता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जो पीक है ना ये कर्व का, वो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होता है। और मतलब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ही है, ठीक। और देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज हायर और लोअर देन दिस वैल्यू। इसका मतलब ये कह रहा है कि चाहे इधर जाओगे चाहे इधर जाओगे तो मॉलिक्यूल के नंबर घटते जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एकदम ये पीक वाली होती है, उसके चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ घटता रहता है। वही लिखा है यहाँ पे देखो, देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज हायर और लोअर देन दिस वैल्यू व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द हायर एनर्जी वैल्यू। अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये देखो टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया, देखो टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, देखो हायर एनर्जी वैल्यू, जिधर हायर एनर्जी होगी उधर शिफ्ट हो जाएगी एंड द कर्व ब्रोडेंस आउट, कर्व हमारा ब्रोड हो जाएगा, ठीक। स्प्रेड टू द राइट सच दैट देयर इज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ हायर एनर्जी
द एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कांस्टेंट सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे सब कुछ बढ़ेगा। जैसे मान लो पहले ऐसे था, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे हो गया। उसके बावजूद भी जितना एरिया इस पहले वाले का था ना, ये वाली पहले वाली जो एरिया थी, वही एरिया अभी इसका भी होगा। देखो देखो, तुम भैया यहाँ पे थे पहले, अब तुम यहाँ पे चले गए, तो तुम इधर थोड़ा सा ऊंचे थे हमसे, हम इधर थोड़े लंबे हो गए। समझ रहे हो? मतलब एरिया हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कांस्टेंट सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 एट द। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए और एरिया कांस्टेंट हो। इसका मतलब सिंपल से देखो, ये मान लो तुम्हारा ये पहला था, ये पहला वाला इक्वेशन, पहला वाला ग्राफ था, ठीक है, टी टेम्परेचर पे, ठीक। तो देखो ऐसे था पूरा ये, ठीक। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो देखो अब ये ग्राफ नीचे हो गया लेकिन लंबा हो गया। तो अभी भी एरिया कांस्टेंट ही है, एरिया कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो वही लिख रहा था यहाँ पे कि स्प्रेड आउट तो होगा राइट में, ऐसे लगेगा कि ग्रेटर एनर्जी हो रही है, लेकिन एरिया तब भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एरिया ये नहीं कहो देखो कि एरिया घट गई, एरिया घटी थोड़ी ना है। तुम यहाँ पे ऐसे थे और मैं यहाँ पे ऐसे हो गया, नीचे आया लेकिन लंबा हो गया, तो ये जो एरिया मेरी घटी यहाँ पे, वो यहाँ से कंपेंसेट हो गई, ठीक है। तो एरिया बराबर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन द आरएनएस इक्वेशन द फैक्टर माइनस ई बाई आर टी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ई ए, और इक्वल लिखना चाहिए था, और इक्वल टू ई ए, ठीक है। मतलब जो ई पे पावर माइनस ई बाई आर टी था, बोल्ट्जमान फैक्टर था, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ठीक। इसका तुम एलन फॉर्म में लिखोगे, फिर लॉग फॉर्म में लिखोगे। सारा लिखने के बाद तुम्हारा क्या मिलेगा लास्ट में? देखो, जब तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये ग्राफ है, ठीक है। तुमको बस ये याद रखना है, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो एलन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एलन ए, पहले इसको याद रखो। तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? वाई इजकल टू हो जाएगा सी प्लस एम एक्स। तो एम क्या है? माइनस ई ए बाई आर हो गया। देखो वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो इसको जब कंपेयर करोगे वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी से, तो वाई हो गया, ये सी हो गया, ये एक्स हो गया और एम हो गया। तो ये क्या है? एम क्या है तुम्हारा? माइनस में ई ए बाई आर। तो एम हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप क्या हो गया? माइनस ई ए बाई आर हो गया। इंटरसेप्ट हो गया एल एन ए, तो वही तुम्हारा यहाँ बनाया होगा। देखो इंटरसेप्ट एल एन ए हो गया तुम्हारा, एल एन के वर्सेज 1/t का जब ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो स्लोप हो गया माइनस ई ए बाई आर, इंटरसेप्ट हो गया एल एन बाई ए, ठीक। अब एक चीज़ में ध्यान रखना है कि जो के मैक्स की वैल्यू हो सकती है ना, मैक्सिमम ए के बराबर हो सकती है, ठीक। और टी जब इनफाइनाइट होगा, टेम्परेचर जब इनफाइनाइट होगी, तो वहाँ पे के मैक्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, और लॉग ए के बराबर होगा, के वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा। समझे? तो ये ध्यान रखना कि टी जब इनफाइनाइट होगा, टेम्परेचर जब इनफाइनाइट होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे टेम्परेचर, तो के मैक्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, के की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस वाले के की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, ठीक। ये इक्वेशन है। देखो अब एक चीज़ और लिखा है, अगर टेम्परेचर सेम है तो के बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। अगर टेम्परेचर सेम है तो अगर के बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट के हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी निकाली जा सकती है, ठीक। अब इसी को तुमको लॉग व फॉर्म में लिखना है, तो 2.303 से यहाँ पे कर दो एक्टिवेशन एनर्जी, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। और 1/T1 T2 को तुम क्या लिख सकते हो? T2 माइनस T1/T1 T2 भी लिख सकते हो। तो सेम इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। एलन के फॉर्म में या लॉग के फॉर्म में। अब तुमसे सपोज दैट पूछा उसने लॉग के फॉर्म में बताओ, लॉग का ग्राफ बना दो, तो लॉग का ग्राफ बनाने के लिए तुम लॉग वाला इक्वेशन यूज कर लेना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो जितने भी लॉग वाले ग्राफ हैं वो सारे अवतार में मैंने करा रखा था, ठीक है। तो जब अवतार फिजिकल केमिस्ट्री की वो प्लेलिस्ट जो है 20 आवर्स वाली, वहाँ पे जाओगे तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। देखो कैटलिस्ट मतलब होता है जो बढ़ाता है, ठीक है। एक प्रोमोटर होता है, एक मतलब डी प्रोमोटर बोल सकते हो। तो ये बढ़ाता है तो कैटलिस्ट है। विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग इन परमानेंट केमिकल चेंज, मतलब कि ये बढ़ा देगा और खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब झगड़ा लाने गाँव में देखते हो, झगड़ा वगैरह जब होता है, दो लोगों में झगड़ा होगा तो तीसरा आएगा उसको चढ़ा देगा, वो आपस में और लड़ेंगे, इसका कुछ होगा ही नहीं। तो वही सेम कंडीशन इसकी है कैटलिस्ट की, कि ये जो ऐसा है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, ठीक। जैसे ये देखो KClO3 में मैंने डालो KClO2 बन गया। पहले बोला जाता है बहुत ही स्लो था ये, लेकिन जैसे इसको डालो अच्छा से ये मतलब बनना स्टार्ट हो गया।
द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज व्हेन एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है तो वहाँ पे कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे हम लोग। कैटलिस्ट क्योंकि बढ़ाता है तो वहाँ पे सब्सटेंस इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर घटाता है, ठीक। और बीच में एक ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस आता है एंड डिकम्पोज टू इल प्रोडक्ट इन कैटलिस्ट, ये तो तुमको पता ही है। बीच में इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक। तो एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? नेचर रिएक्टेंट पे हमेशा पॉजिटिव होता है और ये डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे और स्टोइकोमेट्री पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे? टेम्परेचर और स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। और कैटलिस्ट अगर पॉजिटिव है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, रेट बढ़ जाएगा, और कैटलिस्ट अगर नेगेटिव है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा करेगा, रेट कम कर देगा। तो मतलब कि सपोज दैट एक्टिवेशन एनर्जी पहले यहाँ था, तो हमने कैटलिस्ट डाला, अब यहाँ हो गया, तो देख रहे हो, मतलब कैटलिस्ट अगर हमने डाल दिया पॉजिटिव वाला तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी तो मतलब जहाँ पे जो काम 100 रुपये में हो रहा था वो काम 10 रुपये में होगा। 10 रुपये में होगा तो जल्दी काम हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? घट जाएगी और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हमने प्रोमोटर इनहिबिटर डाल दिया, जहर डाल दिया, तो पहले था यहाँ पे, अब होगा यहाँ पे, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई तो जो काम 100 का हो रहा था वो काम 200 का होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी कम करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, और जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख लो, ये देखो, ये रिएक्शन, ये देखो, सबसे पहले विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ थी, जैसे तुमने कैटलिस्ट डाला यहाँ पे आ गई, देखो घट गई ना एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में कैटलिस्ट है और विदाउट कैटलिस्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया, ठीक। इट इज बिलीव दैट कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे, मतलब कैटलिस्ट हमको अल्टरनेट पाथवे बना देता है बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, एनर्जी कम हो जाएगा हमारा। लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल द रेट ऑफ रिएक्शन। सही अभी बताया हूँ ना कि जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभी बताया हूँ ऊपर जस्ट। ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थ्योरेटिकल देखो इंपॉर्टेंट, पहले से मैंने मार्क कर रखा है। कैटलिस्ट अल्टर नहीं करता है गिव्स एनर्जी को, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन को। ये कैटलाइज करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो तुमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कैटलिस्ट कैटलाइज्ड ऑल द रिएक्शन, तो नो, कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बट कैटलिस्ट डज नॉट कैटलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन रेदर। ये भी हमको पता लगा कि कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक। कोलिजन थ्योरी बोलती है, कोलिजन थ्योरी किसने दिया था? पहले मैक्स ट्रॉज और विलियम लेविस ने दिया था। ये बोलती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर, इनके हिसाब से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर है, और रिएक्शन पोस्टुलेट होता है तभी जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, और नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम कितना कोलाइड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वही फिर से इक्वेशन वहाँ पे था क्या, के ए क्या था वहाँ पे, ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी था, यहाँ पर भी सेम रहेगा, बस निगेटिव हटा दो, जेड ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो जो जेड ए बी है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए बी है, ई टू द पावर माइनस ए, नहीं ए बी माइनस रहेगा ना, सॉरी ये गलत लिखा है, माइनस ई है बाई आर टी। तो देखो ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये आ गया ना, देखे वहाँ पे बस एक ही चीज़ लिखा था ग्रेटर देन, मैंने बोला था ना इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक। और जो कोलिजन होती है इन विच द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बनने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसको प्रॉपर ओरिएंटेशन क्यों, ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो सके, ठीक। नोट करो, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बराबर K1 = K2 = K3 है, तो अगर ए का वैल्यू, जो रिएक्टेंट उसकी वैल्यू अगर 1 है, 1 मोल है, तो R1 R2 R3 तीनों बराबर होंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो R1 > R2 > R3, मतलब R3 सबसे ज़्यादा होगा। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर लेस देन R1 है तो R1 सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर बराबर है तो तीनों बराबर होंगे। ए अगर ज़्यादा है 1 से तो तीसरा वाला ज़्यादा होगा, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का ज़्यादा हो जाएगा, और अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले का ज़्यादा। ये याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि IIT में कई बार पूछा गया, तुम्हारे एग्जाम जब भी होते होंगे तुम देखना ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीड टू द बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर इम्प्रॉपर वाला बाउंस बैक हो जाता है, नो प्रोडक्ट फॉर्म। बताया वो प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए नहीं तो बाउंस बैक हो जाएगा वो। और ये फॉर्मूला तुमको बताया यहाँ पर P से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। P हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर होता है,
ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रोबेबिलिटी स्टेरिक फैक्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक। और कोलिजन थ्योरी इज आल्सो सर्टेन ड्रॉबैक्स इट कंडीशन एटम को क्या मानता है, हार्ड स्फीयर मानता है एंड इग्नोर द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। जब एटम हार्ड स्फीयर थोड़ी ना होते हैं यार, तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। ये तुम्हारी केमिकल काइनेटिक्स हुई खत्म। देखो लिखा है मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन इज द एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, इट वैल्यूज फॉर लिमिटेड 1 to 3, 3 के बाद एलिमेंट्री रिएक्शन का कोई मतलब होता नहीं। मॉलिक्यूलरिटी का रेयर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बताया हूँ मैं। ऑर्डर कैन बी 0, 1 to 3, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इससे मैं भी बताया हूँ। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी अनदर फैक्टर पी किसको स्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन को बताता है, ये कोलाइड करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव कोलिजन में। आरएनएस इक्वेशन तुम्हारा मॉडिफाई हो गया, ठीक। और ये सारा तो अवतार से में क्वेश्चन कराए हूँ, ठीक है। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर जब 1.5 के व्यूज आ जाएंगे अब इस वाले लेक्चर पे, तो अगला चैप्टर हम लोग रेडॉक्स का कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।